नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये भी उसी वक्त की है जिस वक्त का मैं पिछले 20 एपिसोड से जिक्र कर रहा हूं। ये वो वक्त था जब पुलिसिंग हेल्पलेस थी। कोई मॉडर्न गजट नहीं थे। ट्रेडिशनल पुलिसिंग ही असली पुलिसिंग उस समय की थी। अपराधी भी बहुत बेखौफ थे। अपराधियों को विवेचना के लूप होल्स का पता था। पुलिस की विवेचना का पता था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का पता था। इसीलिए अपराध और अपराधी दोनों सिर पर चढ़कर बोल रहे थे। आज का वाकया है, उसकी तारीख है 31 मार्च 1997। जिला है अंबेडकर नगर, थाना है भीटी। अंबेडकर नगर में भी देहात का थाना है भीटी। ग्राम सभा है उमरावा। ग्राम सभा का मतलब छोटे छोटे पूर्वों का इकट्ठा एक यूनिट होती है ग्राम सभा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेसिक यूनिट होती है। उसका एक पुरवा है झनका। 30 घरों का ये पुरवा है। मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक बहुत ही निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम तो नहीं कहेंगे, बहुत ही गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला एक परिवार था, जिसके मुखिया थे हौसला प्रसाद वर्मा। इनकी खपरेल की छत वाला एक कमरे का मकान और उसी के सामने डाला हुआ छप्पर, जिसमें उस समय यानी उस तारीख को ये 4 लोग रहते थे। हौसला प्रसाद वर्मा जी, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटों में से बीच वाला बेटा और सबसे छोटा बेटा। बीच वाले बेटे का नाम स्वामी शरण और सबसे छोटे वाले बेटे का नाम माता प्रसाद, लेकिन उसको सब मत्तू मत्तू कहते थे। मत्तू की उम्र 13 साल और स्वामी शरण की उम्र 15 वर्ष थी। हौसला प्रसाद वर्मा कोई 50-52 साल के थे। उनकी पत्नी भी लगभग 45-48 साल की थी। उस छोटे से पूर्वे में, 30 घर के पूर्वे में सभी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। ब्राह्मण भी थे, कुर्मी भी थे, दलित भी थे, यादव भी थे। 31 मार्च 1997 को हौसला प्रसाद वर्मा जी गांव के ही एक दलित छोटे लाल की बेटी की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उसका तांत्रिक इलाज कराने टांडा, ये भी अंबेडकर नगर में ही है। अंबेडकर नगर पहले फैज़ाबाद का पार्ट हुआ करता था, जो वर्तमान में अयोध्या है। तो टांडा के करीब एक गांव है चित्तई। वहाँ वो उस अपने पड़ोसी छोटे लाल और उनकी बेटी को तांत्रिक इलाज के लिए ले गए थे। फैज़ाबाद और उसके आसपास अभी भी तंत्र मंत्र पर आज की तारीख में भी बहुत विश्वास किया जाता है। जाते समय हौसला प्रसाद वर्मा अपने छोटे बेटे मत्तू और छोटे लाल के बेटे को ये कह के गए थे कि खाना खा के तुम लोग ट्यूबवेल पर सो जाना, क्योंकि आज मेरी जो उसके 4-4.25 बीघे कुल उसके पास खेत थे हौसला प्रसाद वर्मा के पास, कि आज मेरी खेत की सिंचाई का नंबर है। बिजली कब आएगी ये पता नहीं, तुम लोग वहाँ रहना, स्टार्ट हो जाएगा और अपने खेत पर पानी लगा लेना। मत्तू ने शाम ढलते ही अपनी माँ का नाम जामवंती था, माँ से ये कहा कि आज जल्दी खाना बना देना, हमको और छोटे लाल के लड़के को, दोनों लोगों को ट्यूबवेल पर सोने के लिए पिताजी कह गए हैं, क्योंकि वो आज रात नहीं आ पाएंगे। जो वहाँ तांत्रिक पूजा या जो दवा दारू होनी है वो रात में होती है। माँ ने कहा ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और तुम थोड़ी देर में आके खाना खा लेना। जब तक माँ खाना बना रही थी तब तक मत्तू अपने हम उम्र हमजोलियों के साथ वहीं आसपास कहीं खेलने लगा। उसके बाद माँ ने उसका जल्दी से खाना बनाया। काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद जब मत्तू नहीं आया तो माँ ने उसके बाहर जाकर वो जहाँ खेल रहा था, जहाँ उसका
उसके शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, वहाँ जाकर पूछताछ की। सारे लड़के अपने अपने घर चले गए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि फलां फलां के लड़के खेल रहे थे। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये छोटे लाल भी था उसमें और फलां फलां लड़के भी थे, उनसे पूछो, शायद उनके यहाँ रुक न गया हो। वो सभी के पास गई, धीरे धीरे एक एक करके। छोटा सा गांव था, बहुत डेंस नहीं था, दूर दूर मकान बने हुए थे, कच्चे खपरेल के। उस गांव में आधुनिक सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था। गांव में घरों में बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल तक बिजली आती थी बस, और कोई वहाँ सड़क नहीं थी, कोई कनेक्टिंग रोड नहीं थी, मकान सब कच्चे थे। मतलब विकास की रोशनी अभी उस गांव तक नहीं पहुंची थी। ये बात मैं बता रहा हूं 1997 की। लड़कों के जिनके जिनके घर गई, सबने बताया कि छोटे लाल के बेटे के साथ खेल रहा था। हो सकता है छोटे लाल के बेटे के पास गया हो। दोनों साथ ही साथ थे, और ये भी बताया कि ये भी कह रहे थे कि आज हम दोनों को ट्यूबवेल पर सोना है, खाना खा के हम लोग चले जाएंगे और फिर वहाँ पर सोएंगे। रात बहुत हो गई, लेकिन वो छोटे लाल के लड़के के पास गई माँ, और उससे पूछा। उसने कहा हाँ, हमारे साथ खेल रहा था। उसने हमसे कहा कि तुम जाके खाना खा लो, माँ हमारा खाना बना रही है, हम भी खाना खा के हम लोग ट्यूबवेल पर सोएंगे। जैसे ही हम खाना खाने को निकले थे, महेश यादव आ गया था, और वो महेश यादव के साथ चला गया। मुझसे ये कहते कहते गया कि मैं खाना खा के तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, तुम हमारा इंतज़ार करना, दोनों लोग साथ साथ चलेंगे। मैं तब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, करीब करीब 3 घंटे हो गए हैं, वो नहीं आया। इतनी पूछताछ करते करते बच्चों के यहाँ जाते जाते सुबह के 4-5 बज गए। थोड़ा थोड़ा रोशनी भी आने लगी। मत्तू की माँ ने सोचा कि थोड़ा सवेरा हो रहा है, महेश घर पर होगा, जग गया होगा, उसी से जाकर पूछ लेते हैं कि वो कहाँ गया। माँ परेशान थी। महेश के घर गई, महेश बाहर ही मिल गया। मिलते ही जैसे ही इसने पूछा मत्तू कहाँ गया, उसने साफ मना कर दिया। ये और पूछा कि मुझसे क्यों पूछ रही हो। तब मत्तू की माँ ने कहा कि मैं फलां फलां बच्चों के पास होकर आई हूँ। बच्चों का ये कहना है और छोटे लाल के लड़के का ये कहना है कि तुम्हारे साथ ही अंतिम बार तुम्हारे साथ साथ गया था। इस पर वो नाराज हो गया। उसने ये कहा कि अगर सभी लोग मिल के ये कह दें कि मैंने मत्तू को मार के नदी में बहा दिया, तो तुम क्या ये बात मान लोगी? वो मेरा दोस्त था और सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन उसकी तलखी माँ को अच्छी नहीं लगी। फिर वो गांव के बाहर चली गई। सवेरा हो गया था। गांव के बाहर जो झाड़ियाँ झंखाड़ियाँ, ट्यूबवेल, जहाँ पर सोने की बात हुई थी, वो सब जगह उसने देख ली, उसका कहीं पता नहीं लगा। पति उसका यानी हौसला प्रसाद वर्मा अभी तक लौटे नहीं थे। महेश यादव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात वहीं आकर अटक रही थी। महेश यादव की उम्र 18-19 साल थी, जबकि मत्तू की उम्र 13 साल थी। देखने में वो थोड़ा और ही बड़ा, करीब 20 साल का लगता था। लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और पूरा गांव इनकी दोस्ती के बारे में जानता था कि सवेरे उठते ही मत्तू महेश के पास चला जाता है, दिन भर उसके साथ घूमता है, घर आके खाना खाता है, और कभी कभी अगर मत्तू को बाहर जाना हुआ तो अपने साथ, कभी कभी महेश को बाहर जाना हुआ तो वो अपने साथ मत्तू को ले जाता था। मत्तू और महेश की उम्र में इतना अंतर था कि गांव के बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ा बहुत खटकता था। कुछ लोगों ने हौसला से कहा भी कि तुम्हारा लड़का 13 साल का है, वो 15-20-22 साल के लड़के के साथ घूमता है, तुम उसे अपने साथ खेती के काम में क्यों नहीं लगा लेते हो? तुम्हारा काम भी हल्का होगा और वो खेती का काम सीख जाएगा। पढ़ता लिखता वो था नहीं। कक्षा 3 के बाद गरीबी के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था मत्तू ने। उसका जवाब हौसला ये देते थे कि देखिए, बीच वाला लड़का स्वामी शरण,
वो तो मेरे साथ रहता है, मेरे हाथ काम में हाथ बटाता है। मैं उसको खेती के तमाम खेती की जो बारीकियां हैं वो बताता हूँ। और 4 बीघे खेत में हम दोनों ही आदमी पर्याप्त हैं, तीसरे आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो क्यों उसको हम अपने साथ काम में लगाएं। और मुझे ये रहता है, मैं बेफ़िक्र इसलिए रहता हूँ कि महेश यादव उनका बड़ा परिवार है, बहुत ढेर सारा काम करते हैं वो, तरह-तरह की उनके पास मशीनें हैं, उनके पास क्रशर है, उनके पास गुड़ की भट्ठियाँ हैं, उनके पास चारा काटने की मशीन है, पंपिंग सेट है, ट्रैक्टर है। और ऐसे आदमियों के साथ रहेगा तो कुछ न कुछ गुण उनसे सीख लेगा और फिर बाद में अपना काम कर सकता है। मेरे साथ रह के एक लड़का बहुत है जो हमारा काम बटाता है। क्योंकि महेश के यहाँ अच्छी खेती बाड़ी थी, गन्ने की बहुत अच्छी खेती करता था। गन्ने के रस से गुड़ निकालने की उसके 2 भट्ठियाँ थीं और ट्रैक्टर, पंपिंग सेट इत्यादि जो मॉडर्न किसान के पास या उन्नतशील किसान के पास होना चाहिए वो सब था। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाला दबंग परिवार था उस पुरवा का, सबसे दबंग परिवार था। महेश के पिता शिव प्रसाद यादव फैज़ाबाद के मशहूर वीरेंद्र सिंह हत्याकांड में हत्या के अभियुक्त थे और उस दिन वो जेल में थे। गांव के ही दूसरे राम सिंगार पंडित भी उनके सह अभियुक्त थे और वो भी उस समय जेल में थे। अगले दिन यानी 1 अप्रैल को, जिस दिन उसकी माँ पूरा दिन भर ढूंढती रही, वो छोटे लाल की बेटी जिसका वो तांत्रिक इलाज कराने गया था, उसको लेके वापस गांव आ गया। आते ही शुरुआत में ही लोगों ने कहा कि मत्तू मिल नहीं रहा है। सीधे वो घर गया, अपनी पत्नी से उसने पूछा क्या बात है। पत्नी ने पूरी दास्तान बताई कि ऐसे ऐसे उसने बताया था और ऐसे मैं पूरी रात भर भटकती रही और सवेरे से मैं आसपास के सभी जंगल, झाड़ियाँ, गड्ढे, पानी सब कुछ देख चुकी हूँ। मत्तू का कुछ पता नहीं लग रहा है। हौसला प्रसाद भी थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने गांव के 2-4 बड़े बुजुर्गों से पूछा भी, क्या हो सकता है। लोगों ने यही राय दी कि तुम्हारी पत्नी पूरी रात एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर पूछ चुकी है। सवेरे से वो गांव के बाहर के सभी इलाके ढूंढ चुकी है। यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें ऐसे पता लगेगा। बेहतर होगा कि तुम लोग जाकर थाने पर इसकी रिपोर्ट लिखा दो। थाने वाले आएंगे तो हो सकता है लोग डर के मारे सही बात उनको बता दें। मत्तू के पिता हौसला प्रसाद वर्मा 8-10 लोगों को लेकर थाना भीटी पहुंच गए। वहां एक तहरीर लिखी और थानाध्यक्ष ने गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदगी ही उसको लिखनी थी और लिखाने वाले को कुछ पता नहीं था। उसका मतलब तो ये हुआ कि हमने रिपोर्ट लिखा दी। एफआईआर और गुमशुदगी का अंतर उसे नहीं पता था। थानाध्यक्ष ने कहा कि आप लोग जाइए, कल मैं बीट के सिपाहियों को भेजूंगा, वो सारी जांच पड़ताल कर लेंगे। अगर मेरी कोई आवश्यकता हुई तो मैं भी बाद में आऊँगा। अगले दिन बीट के 2 सिपाही गांव पहुंच गए, झनका गांव। उन्होंने पहले लोगों से पूछताछ की, क्या बात है। लोगों ने कहा साहब वो 13 साल का लड़का था, बड़ा हंसमुख लड़का था और दिन भर खेलता रहता था और ऐसा था वैसा था, वो कल शाम से गायब है, अभी तक लौट के नहीं आया। लोगों ने कहा कि हो सकता है वो पुलिस वालों ने कहा कहीं भाग गया हो काम धंधे के, तो बोले भागने वाला लड़का नहीं है। खैर उन्होंने बहुत से लोगों से बात करने के बाद उसकी माँ से पूछताछ के लिए उसके घर में गए। माँ का रोते रोते 2 दिन से कंटिन्यूअस बुरा हाल था। आंखें लाल हो गई थीं, आंखों में सूजन आ गई थी। सिपाहियों को देखकर वो और फपक फपक कर रोने लगी। सिपाहियों ने पहले उसे बहुत समझाया और ये कहा कि आप परेशान मत होइए, आप पूरी बात बताइए, आपको क्या लगता है ये भी बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उसने पूरी बात, जब वो उसके पास खाना जल्दी बनाने के लिए कहने आया था, उसके बाद से और सवेरे दोपहर तक उसने क्या किया सब बताया। किन किन लोगों से रात में दरवाज़ा खटखटा के उसने पूछा ये भी बताया। सिपाहियों ने कहा कि आपने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, पूरे गांव में कोई घर नहीं बचा जिससे आपने पूछताछ कर ली।
आपको क्या लगता है? हम आपकी मदद करेंगे। थोड़ा सिपाही भी उसके करुण क्रंदन से विचलित हो रहे थे। उसकी मां जमवंती देवी ने ये कहा कि जामवंती देवी ने ये कहा कि मैं फलां के यहाँ गई, फलां के यहाँ गई, फलां के यहाँ गई। मुझे ये पता लगा कि वो महेश के साथ निकला है। भोर में मैं महेश के पास भी गई, लेकिन महेश का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, जबकि वो मत्तू का सबसे अच्छा दोस्त है। सिपाहियों ने पूछा उसके व्यवहार में ऐसी क्या कमी आपको खटकी? उन्होंने कहा कि मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मुझसे क्यों पूछती हो? मैंने कहा लोग बता रहे हैं तुम्हारे साथ गया है वो। तो उसने कहा लोग अगर ये कह देंगे कि हमने मार के फेंक दिया तो मान जाओगे? ये बात उसकी हमारी समझ में नहीं आई। दूसरा, वो अपने घर से निकला भी नहीं। उसका इतना अच्छा दोस्त था, मैं पूरा दिन घूमती रही और गांव के लोग मेरे साथ थे, लेकिन वो साथ में नहीं था। सिपाहियों ने पूछा तुम्हें उस पर शंका है? तो माँ ने कहा कि नहीं, हम शंका नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन भर मत्तू उसी के साथ रह सकता था, लेकिन उसका ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। चूंकि वो बड़ा परिवार है, बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, तो इससे ज़्यादा पूछताछ में उससे कर भी नहीं सकती थी। पूरी जांच पड़ताल के बाद दोनों सिपाही वापस थाने चले गए। थानाध्यक्ष ने जब पूछा तो उनको बताया कि सारी बात हम लोगों ने कर ली है। उसकी माँ ने बहुत मेहनत की है, बहुत परेशान है बेचारी, रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ा सा डाउट शिव प्रसाद यादव के लड़के महेश यादव पर जाता है। थानाध्यक्ष जानते थे कि शिव प्रसाद यादव हत्या के आरोप में, बीरेन सिंह की हत्या कांड में जेल में है। तो वो समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा है तो बड़ा खराब परिवार, वो हरामी परिवार, ये ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि आप उसको थाने पर बुलवा लीजिए, वहाँ पूछताछ संभव नहीं होगी क्योंकि वो लोग भीड़ जरूर इकट्ठा कर लेंगे। थानाध्यक्ष ने फौरन थाने की जीप, उस जमाने में थाने पर एक ही जीप हुआ करती थी, मोटरसाइकिल जो होती थी सब इंस्पेक्टर के पास उसकी अपनी यानी प्राइवेट होती थी, उस पर एक एसआई भेजा, बीट के दोनों सिपाहियों को भेजा और एसआई को कहा कि महेश को उठाकर थाने पर ले आइए। थोड़े विरोध के बाद महेश थाने पर आ गया। सिपाहियों ने ही पूछताछ शुरू की। ऐसे तो कोई कुछ बताने से रहा, न कभी किसी ने बताया इतिहास में, न कभी कोई बताएगा, कम से कम हीनियस क्राइम के मामले में। तो श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी सिपाहियों ने ही, सुओ मोटो। एक एक करके वो सत्य बोलक यंत्र तक पहुंच गए और उन्हें यह एहसास धीरे धीरे हो रहा था कि शायद इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए सत्य बोलक यंत्र लगभग लगभग फेल हो रहा है। एकदम अंतिम चरण पर महेश यादव ने कहा रुक जाइए, अब आगे कुछ मत करिए, मैं सब बताता हूं। थानाध्यक्ष भी उस समय आ गए। महेश ने बताया कि गांव के ही एक विवाहिता लड़की जिसकी शादी हाल में हुई है, उसको मैं पहले से जानता था। इस बीच में गुड़ तैयार होने के तुरंत बाद गांव के लोग भी गुड़ खरीदने उसके यहां जाया करते थे। वो नवविवाहिता लड़की भी जाने लगी। महेश ने बताया कि उसको फ्री में गुड़ देने का लालच देकर एक दिन मैंने उससे संबंध बना लिए। वहीं जहाँ क्रशर है, जहाँ कड़ाहा में गुड़, गन्ने के रस को उबाला जाता है, जिसे गुड़ को उबालना कहते हैं, उसी कमरे में उससे संबंध बना लिए और धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। एक दिन उससे ये संबंध बना ही रहा था कि उसका एक और दोस्त मुन्नू वहां पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर में वो लड़की भी बाहर आई और ये भी बाहर आया। मन्नू ने लड़की को जाने नहीं दिया। मुन्नू ने, और फिर उस दिन जबरदस्ती मुन्नू ने भी उस लड़की के साथ संबंध बनाए, इसकी मौजूदगी में, महेश यादव की। फिर ये भी सिलसिला चल पड़ा। महेश ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ, हम दोनों ही लोग कमरे के भीतर थे और वो लड़की भी थी। इसी बीच में मत्तू आ गया। दरवाजा बंद था,
लेकिन दरवाजे की जो झिर्रियाँ होती हैं उसमें से उसने हम तीनों को वहाँ देख लिया। फिर वो दरवाज़ा फड़फड़ाने लगा, खटखटाने लगा, खोल दो। मुझे लगा कि पता नहीं किस वजह से आया है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की वहाँ से निकल कर भाग गई, लेकिन मत्तू उसको पहचान गया। भीतर आकर उसने बताया कि ये फलां फलां है और यहाँ क्या करने आई थी। महेश ने कहा, मैंने उसको कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम नहीं समझोगे, बाद में तुम्हारे समझ में आ जाएगा। मत्तू ने कहा, ठीक है, तुम मत बताओ, हम दूसरों से पूछ लेंगे कि वो यहाँ क्या कर रही थी। एक दिन फिर वो कहने लगा कि मुझे सब पता लग गया है, मैं उसके बाप को ये बात बताऊंगा कि शाम के बाद उसको घर के बाहर न भेजा करें और तुम्हारे यहाँ गुड़ लेने तो बिल्कुल न भेजें। ये बात सुनकर महेश चौंक गया। उसने मुन्नू को भी ये बात बताई। मुन्नू ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, अगर इसने कभी कहीं पर जिक्र कर दिया तो हम दोनों के लिए बहुत मुसीबत होगी। दोनों ने वहाँ बैठकर तय किया कि इसको मार ही दिया जाए, नहीं तो किसी न किसी दिन हम लोगों पर आफत आने ही वाली है। उस दिन, घटना वाले दिन शाम को 31 मार्च को, मत्तू उसके पास गया। मुन्नू महेश के घर पर मौजूद था। उसने कहा, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे ट्यूबवेल पर सोना है आज। महेश ने कहा, तुम क्यों घर का खाना खाओगे, मैंने बहुत अच्छा खाना बनवाया है, वहीं से खा के ट्यूबवेल पर निकल जाना। इस बहाने से मत्तू को उस घर में ले आया। गांव के दक्षिण पूरब के कोने में बड़ा सा मकान है, खपरेल का ही, लेकिन बड़ा सा मकान महेश का था। उसके बाहर वाले कमरे में, बाहर वाली कोठरी कहते हैं, बाहर वाली कोठरी में मुन्नू पहले से मौजूद था। पहुंचते ही हम लोगों ने मत्तू को जमीन पर गिरा दिया। मुन्नू अपने साथ एक लाठी लाया था, उसके गर्दन पर उसने लाठी रख दी। महेश एक पैर बाईं तरफ लाठी पर, दूसरा दाहिनी तरफ लाठी पर, बीच में मत्तू की गर्दन, और मुन्नू ने उसका पैर पकड़ लिया। 5-7 मिनट खड़े होने के बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि मत्तू मर गया। महेश ने कहा, अब क्या किया जाए इसका, घर से कोई बाहर निकलेगा या कोई मिलने आएगा, अभी आफत हो जाएगी। वहाँ से कंधे पर लाद कर सबसे पहले हम लोग वहीं घर के सामने ही 20 कदम की दूरी पर क्रशर है, गुड़ का, गन्ने का क्रशर है जहाँ गुड़ तैयार होता है। वहाँ देखा कि गन्ने का रस कड़ाहे में जो वो छोड़ गया था वो पक गया है और बहुत बुरी तरह से खौल रहा है। दोनों ने सोचा इसी में खौलते गुड़ में डाल दो। अंदाज़ा ये था कि थोड़ी देर में ये शरीर गलेगी, इसकी अंग अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर किसी छोटे गड्ढे में सब एक साथ करके डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी लगा दी जाएगी, फिर किसी को पता नहीं लगेगा। उन्होंने उसको उस खौलते हुए गुड़ के कड़ाहे में मत्तू की डेड बॉडी को डाल दिया। करीब 1.5 घंटे तक उसको, चूंकि बुरी तरह खौल रही थी, जो लोग गांव में गुड़ के बनने के, गुड़ के प्रिपरेशन को जानते हैं, वो खूब बड़े बड़े बुलबुले फूटते हैं उसमें, उन्होंने देखा होगा। टेम्परेचर भी उसका उस समय चूंकि सेमी सॉलिड हो जाता है, करीब 150-200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसमें डाल दिया और बार बार उसको डंडे से टटोल कर ये देखते रहे कि हाथ पैर अलग हुए कि नहीं हुए, बॉडी इसकी गली कि नहीं गली। 2 घंटे तक जब उन्होंने देखा कि बॉडी जस की तस है, कतई नहीं गली है, और गुड़ भी अब धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, महेश ने कहा कि 2-3 घंटे में ये गुड़ सूख जाएगा। सूखे हुए गुड़ में इसकी बॉडी अगर सवेरे किसी ने देख ली तो हम लोग फिर बचेंगे नहीं।
दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्या किया जाए। फिर ये हुआ कि चलो गड्ढा खोदते हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटे, इतने लंबे गड्ढे को खोदने में 3-4 घंटे लगेंगे। कम से कम 4 फीट गहराई का हो और इतना लंबा हो जितनी बॉडी है। 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे होते होते सुबह का टाइम लोग फारिग होने के लिए बाहर निकलने लगेंगे। लोगों का आना जाना बुजुर्गों का शुरू हो जाएगा। ऐसे में ये काम संभव नहीं है। फिर ये कहा कि किसी तरह अगर कड़ाहे को हटा सकते हैं अपनी जगह से तो नीचे जो उसकी आग है, भट्ठी है, उसमें डाल देंगे। तमाम पत्तों को तोड़ के कोशिश की गई, लेकिन भरा हुआ कड़ाहा और उस पे उसकी गर्मी, वो जो गर्म था, 15-20 मिनट कोशिश के बाद भी वो कड़ाहा टस से मस नहीं हुआ। होता यूं है कि नीचे भट्ठी होती है, भट्ठी के चारों तरफ मिट्टी के लेप से उसको चिपका देते हैं, उसके ऊपर वो कड़ाहा रखा जाता है और भट्टी का धुआं वो अलग एक चिमनी में निकलता है और लकड़ी वहाँ दूसरे रास्ते से डाली जाती है। जब वो नहीं हो पाया तो और टाइम धीरे धीरे निकल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको भट्ठी तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, अगर चिमनी से इसको भीतर डाल दिया जाए। लेकिन चिमनी की ऊंचाई करीबन 8 फीट है। जब वो गाड़ने की सोच रहे थे तभी उन्होंने 2 डंडों के सहारे कड़ाहे से उसकी डेड बॉडी को बाहर रख दिया था कि थोड़ा ठंडी हो जाएगी, तब तक हम लोग गड्ढा खोद लेंगे और गड्ढे में दबा देंगे। जब ये लगा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा तो उसका अच्छा तरीका यही है कि चिमनी के भीतर इसको डाल दीजिए। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे जाए। गन्ने के जो बोझ होते हैं, बड़े बड़े गट्ठर होते हैं, उनको चिमनी के सहारे रखा गया। उस पर ये सब चढ़े दोनों, लेकिन बॉडी पर जो गुड़ लगा था वो इतना गर्म था कि इनके बस का नहीं था कि उसके हाथ से खींच के उसे चिमनी में डालें। उसके हाथ पैर में गन्ने के हरे पत्ते लपेटे गए। उससे पकड़ के धीरे धीरे 2-3 प्रयास में इन्होंने उसकी बॉडी को चिमनी के भीतर डाल दिया। जैसे ही नीचे आग के पास वो गुड़ के कांटेक्ट में आग आई तो वो जोर से भभकने लगा और उसकी लौ जो है वो चिमनी के बाहर दिखाई पड़ने लगी। महेश ने बताया कि 1 घंटे तक वहां हम लोगों ने इसका इंतजार किया कि जब लौ कम हो जाएगी, यानी बॉडी पूरी तरह जल जाएगी, तो हम लोग घर चले जाएंगे। 1 घंटे में वो लौ कम हो गई। 3-3:30 बज गए। वहीं पर पंपिंग सेट जो लगा होता है, वहाँ पर हम लोगों ने सारे कपड़े, चूँकि पूरे कपड़ों में, शरीर में गुड़ ही गुड़ लगा हुआ था, उसको सबको वहीं उतारा, उन्हें एक गड्ढे में दबाया, वहाँ नहाए, तौलिया पहन के, अंगोछा जो होता है वो पहन के घर गए और अपने कपड़े बदल लिए। महेश ने कहा कि जैसे ही हम कपड़े बदल के बाहर आ रहे थे तब तक मत्तू की माँ आ गई। वो मुझसे पूछने लगी कहाँ है। मैंने बता दिया मुझे कुछ नहीं पता। इतनी नृशंस हत्या की बात सुन के थानाध्यक्ष और सिपाही इनके रोंगटे खड़े हो गए। उसको फौरन गाड़ी में बिठाया, ज़्यादा सिपाही लिए, गांव में घुसे। सबसे पहले मुन्नू को कब्जे में किया, फिर गन्ने के उस देशी क्रशर के पास पहुंचे जहां भट्ठी में गुड़ उबाला जा रहा था। पंपिंग सेट से पानी लेकर उसकी आग को बुझाया, चिमनी को तोड़ा। चिमनी को तोड़ने पर उसको भी पानी से अच्छी तरह बुझाया। पंपिंग सेट से पाइप लेकर उसको एकदम बुझा दिया। उसमें से जब खंगाल के निकाला गया राख को तो मत्तू की सारी जली हुई हड्डियां मिल गईं। सिर से लेकर पैर तक की कुछ तो छोटी जो हड्डियां वो तो बिल्कुल जल गईं, लेकिन बड़ी सब हड्डियां मिल गईं। उनको इकट्ठा किया गया, पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उस समय ये फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था जिला, और अंबेडकर नगर अलग जिला था। तो तत्कालीन फैज़ाबाद में दैनिक जागरण के एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नामी गिरामी और बहुत ही सम्मानित पत्रकार थे, अब भी हैं, श्री रमाशरण अवस्थी जी। जब ये घटना का खुलासा हुआ, ये गिरफ्तार किए गए, दोनों जेल भेजे गए,
तो वहाँ लोकल रिपोर्टर ने कोई छोटी खबर इनको भेजी। पैकेट से पहले खबर आती थी, लिख के एक पैकेट वो रोडवेज़ वालों को दे देते थे, वो लाके यहाँ दे देता था। संपादक थे ये स्थानीय, इन्होंने देखा, बहुत विचलित हो गए और इतना विचलित हुए कि अगले दिन रमाशरण अवस्थी जी स्वयं गांव झनका गए और वहाँ से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जो बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट 5 अप्रैल 1997 को दैनिक जागरण के फैज़ाबाद एडिशन में छपी। उत्तर प्रदेश में भी बाकी जगह छपी क्योंकि रिपोर्ट बहुत मार्मिक थी और उस समय ये कहा गया कि उस रिपोर्ट को देख के बहुत लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो रिपोर्ट इत्तेफाक से मुझे मेरी फाइल्स में मिल गई। दैनिक जागरण का वो पेपर की कटिंग 5 अप्रैल 1997 की। रमाशरण जी का पूरा परिवार पत्रकारिता में है, बहुत नाम है इन लोगों का। इनके एक बड़े भाई सदगुरु शरण अवस्थी, जितने दिन मैं लखनऊ में पोस्टेड रहा वो दैनिक जागरण लखनऊ में ही थे। आजकल वो नई दुनिया के संपादक हैं भोपाल में। एक भाई इनके और थे जिनका अभी हाल ही में कोरोना से देहांत हो गया है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। लेकिन सारे लोग पत्रकारिता में हैं और सभी जिनका बहुत सम्मान है पत्रकारिता की क्षेत्र में। बाकी पत्रकारों का क्या हाल है आप मेरे मुंह से न कहलवाएं। आज की घटना, ये घटना इतनी खराब थी कि 13 साल के एक मासूम को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए, अपने गुनाह को छिपाने के लिए इतनी नृशंस हत्या की कि जल्लादों और शैतानों की भी रूह कांप जाएगी। ये घटना सीख हमें ये देती है कि अगर आप अपने अच्छे दोस्त के किसी पाप में शामिल नहीं हैं, किसी गलत काम में शामिल शरीक नहीं हैं और आपको उसके इस गलत काम या पाप का पता लग जाए तो उसे कभी ये एहसास मत होने दीजिए कि उसके इस पाप का मुझे पता है। चाहे वो दोस्त हो या कोई बहुत नज़दीकी हो जिसे आप अपना बहुत नज़दीकी समझते हो, आप उसके किसी गुनाह में, किसी पाप में, किसी गलत काम में शामिल शरीक नहीं हैं लेकिन पता लग गया है तो उसे कभी जाहिर मत होने दीजिए कि तुम्हारे इस गलत काम का मुझे पता है, वरना वही हाल होगा जो मत्तू का हुआ है। अपना गुनाह छिपाने के लिए अपने बहुत नज़दीकी दोस्तों की हत्या के बहुत ढेर सारे उदाहरण अपराध की दुनिया में हैं और दसियों मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे और आशा है आप सहमत भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।